प्रिय विद्यार्थियों, अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रथम अध्याय में आगे बढ़ते हुए भाषा के विकास में शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लिहाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली। ये ध्यान रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक और कारण से भी जो है याद रखे जाते हैं। ये जो हमारा गद्य साहित्य है उसके भी ये प्रणेता लेखक माने जाते हैं। और सबसे पहले जो है इन्होंने गद्य लेखन शुरू किया था। बाल कृष्ण भट्ट का नाम आता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम आता है। याद रखेंगे इनका 1850 में जन्म हुआ था और दुर्भाग्यवश 1885 में इनकी डेथ हो गई थी। तो केवल 35 साल जीवित रहे, उसके बावजूद भी जो है इनका योगदान नकारा नहीं जा सकता। जिन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली। आज़ादी के आंदोलन में भारतीय पत्रों ने अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भूमिका निभाई। गांधी जी को हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं। अब ये ध्यान रखेंगे आप, प्रश्न बन जाता है यहाँ से कि समकालीन भारत का जो सबसे बड़ा पत्रकार है वो किसे कहा जाता है या किन्हें हम कह सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि आज़ादी दिलाने में उनके पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ादी के पहले के कुछ पत्रकारों में प्रश्न यहाँ से आएगा बेटा, जरूर इसको जो है बहुत ध्यान से देखिए। कई बार ये प्रश्न आया है और प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है कि आज़ादी से पहले के कुछ प्रसिद्ध जो पत्रकार हैं उनके आप नाम बताइए। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बाबूराव विष्णुराव प्राड़कर हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, शिव पूजन सहाय हैं, राम वृक्ष बनीपुरी जी हैं, बालमुकुंद गुप्त जी हैं, जिनका पाठ भी आपकी पुस्तक में है, विदाई संभाषण। उस समय के महत्वपूर्ण अखबारों और पत्रिकाओं में केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत आदि प्रमुख हैं। यहाँ से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, आज़ादी से पहले के पत्रकार और पत्र और पत्रिकाएं। लेकिन जहां आज़ादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता प्राप्ति था, वहीं आज़ादी के बाद पत्रकारिता का लक्ष्य बदलने लगा। अब यहाँ से फिर क्वेश्चन आएगा कि भाई आज़ादी के बाद फिर पत्रकारिता का लक्ष्य क्या हो गया और आज़ादी से पहले क्या लक्ष्य था। तो आज़ादी से पहले क्या लक्ष्य था बेटा? स्वाधीनता प्राप्ति, आज़ादी की प्राप्ति। वहीं आज़ादी के बाद पत्रकारिता का लक्ष्य बदलने लगा। शुरुआती 2 दशकों तक पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध दिखती थी, लेकिन उसके बाद उसका चरित्र व्यावसायिक और प्रोफेशनल होने लगा। अब ये ध्यान रखेंगे, व्यावसायिक हो गया, प्रोफेशनल हो गया। बात तो एक ही है, व्यावसायिक भी वही है, प्रोफेशनल भी वही है, बस हिंदी इंग्लिश का फर्क है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि आज़ादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन थी, लेकिन आज़ादी के बाद वह एक व्यवसाय बन गई। ये आप याद रखेंगे। आज़ादी के बाद कहते हैं ये एक व्यवसाय बन गई, एक धंधा बन गई, एक प्रोफेशन बन गई। आज़ादी के बाद अधिकतर पुरानी पत्रिकाएं, नए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। आगे चलते हैं। आज़ादी के बाद प्रमुख हिंदी अखबारों में, अब यहाँ से प्रश्न आएगा, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण। और पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक का नाम लिया जा सकता है। इनमें से कई पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं। आज़ादी के बाद के हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर और प्रभाष जोशी के साथ साथ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और सुरेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया जा सकता है। बेटे ध्यान रखेंगे, सुरेंद्र प्रताप सिंह जो है वो हस्ती हैं जिन्होंने आज तक को शुरू किया। आज तक पहले केवल आधे घंटे का एक कार्यक्रम आया करता था 9:30 बजे नेशनल चैनल पे, और वहीं से जो है इस आज तक की शुरुआत हुई थी। और आज तक जो है आपको पता है एक 24 आवर का विशाल न्यूज़ चैनल माना जाता है।
इसके बाद देखिए एक अगला जो माध्यम आया है वो आया हमारा रेडियो। रेडियो के बारे में आपको बेसिक जानकारी अवश्य होगी। रेडियो की बात करने से पहले मैं चाहूँगा इधर जो है आप ये देखिए वो बंगाल गजट जेम्स अगस्त हिक्की वो वाला जो है उसका पेज है। इसके बाद ये एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी पर आप गतिविधि पर जो है आप गौर करेंगे। ये कहता है अपने प्रिय समाचार पत्र या पत्रिका के बारे में 300 शब्दों में एक टिप्पणी लिखिए। उसमें उसकी खूबियाँ और खामियों को स्पष्ट कीजिए, अच्छाइयाँ बुराइयाँ उसकी बताइए। यह भी बताइए कि आप वह समाचार पत्र या पत्रिका कब से पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं। क्या आप रोज़ अखबार पढ़ती हैं? क्या आप पूरा अखबार पत्रिका पढ़ते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका पसंदीदा अखबार पत्रिका आपको सूचना, शिक्षा और मनोरंजन देता है? ये एक एक्टिविटी है बेटा। इसके साथ ये आप पहले पढ़ चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं रेडियो की तरफ। यस, ये रेडियो आ गया आपका। और रेडियो जो है आप ध्यान रखें, पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है वह है रेडियो। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पत्र पत्रिकाओं के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावित दुनिया को, लोगों को, सोसाइटी को, समाज को किसने किया है? तो आप कहेंगे वह रेडियो है। 1895 में जब इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने, आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। यह आप ध्यान रखेंगे। पहले विश्व युद्ध तक यह सूचनाओं के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण औजार बन चुका था। शुरुआती रेडियो स्टेशन अमेरिका के शहर, अब यहाँ से फिर प्रश्न आ सकता है, फिर आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि शुरुआती कहाँ? अमेरिका के शहर पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले। भारत ने 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाकतार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। ध्यान रखेंगे, विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना जो हुई वो बेटा 1936 में हुई। और आज़ादी के समय तक देश कुल 9 रेडियो स्टेशन जो है अपने देश में खुल चुके थे। अब ये प्रश्न जो है फिर बन जाता है, वो कौन कौन से थे 9 रेडियो स्टेशन? लखनऊ है, दिल्ली, मुंबई जिसको मुंबई कहते हैं अब, कलकत्ता जिसको अब कोलकाता कहते हैं, मद्रास जिसको अब चेन्नई कहते हैं, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर, पेशावर। देश अपना जो है स्वतंत्र था, तो ये सभी जो पाकिस्तान के हैं, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो गई। लाहौर और पेशावर जो आपको पता पाकिस्तान में है, तो ये भी पहले इधर ही थे 1936 के समय, तो इस कारण से इनको इकट्ठा मान लिया गया है यहाँ। जाहिर है कि इनमें से 3 रेडियो स्टेशन विभाजन के साथ पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। तो ढाका भी पहले पाकिस्तान के हिस्से में गया था, लेकिन बाद में आपको पता है कि शायद 1971 में जो है एक नया देश बनाया गया इंदिरा गांधी के प्रयासों से, और उसका नाम जो बना वो बना बांग्लादेश। आज़ादी के बाद भारत में रेडियो एक बेहद ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ। एक धर्मनिरपेक्ष लोकहितकारी राष्ट्र के माध्यम के तौर पर देश के नवनिर्माण में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना और शिक्षा के अलावा देश की सामाजिक संस्कृति को उभारने और राष्ट्रीय नवनिर्माण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों को एक आवाज़ देने का काम रेडियो ने किया है। अब यहाँ देखिए आप, ये जो एक ये चित्र देखिए आप इधर, ये क्या है? ये लगभग देखिए चित्र में ये जो है 96% जो जनता है वहाँ तक जो है रेडियो की पहुँच बताई जाती है। यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे बेटा, विशेष रूप से आप नोट करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये आपका ऐसा टॉपिक है जो अब व्यक्ति और माध्यम जो है, जो भविष्य में आपके जीके के क्वेश्चन भी जो है यहाँ से आ सकते हैं। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। देश की 96% आबादी तक इसकी पहुंच है। 1993 में एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत हुई। जो एफएम अब चलता है, कोई मिर्ची है, कोई रेड है, कोई रेनबो है, कोई गोल्ड है, तो वो जो शुरुआत हुई बेटे वो हुई 1993। एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पूरा नाम AIRFM, ऑल इंडिया रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत हुई। के बाद रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी आगे आईं, लेकिन अभी उन्हें समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति
नहीं है। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र के, ये देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम के स्वायत्त शासी निकाय को सौंप दिया गया। प्रसार भारती नाम का जो निकाय है उसको सौंप दिया गया। असल में लंबे अरसे तक सरकार नियंत्रण में रहने के कारण रेडियो में आ गई जड़ता को तोड़ने की पहल 1995 में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले ने की। इस फैसले में कहा गया था कि ध्वनि तरंगों पर किसी इकाई का अधिकार नहीं हो सकता, उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए। एफएम के दूसरे चरण के साथ देश के 90 शहरों में 350 से अधिक निजी एफएम चैनल शुरू हो रहे हैं। उसके साथ ही सामुदायिक या कम्युनिटी रेडियो केंद्रों के आने से देश में रेडियो की नई संस्कृति अस्तित्व में आ रही है। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। इसका तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था। अब देखिए, अद्भुत शक्ति, रेडियो को अद्भुत शक्ति किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा। ये ध्यान रखेंगे आप, कोई प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है। ध्वनि तरंगों के जरिए यह देश के कोने कोने तक पहुंचता है। दूर दराज के गाँवों जहाँ संचार और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते, वहाँ रेडियो ही एकमात्र साधन है बाहरी दुनिया से जुड़ने का। फिर अखबार और टेलीविज़न की तुलना में यह बहुत सस्ता भी है। इसलिए भारत के दूर दराज के इलाकों में रेडियो क्लब जो है वो बना लिए हैं। आकाशवाणी के अलावा सैकड़ों निजी एफएम चैनलों और बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, ये ध्यान रखेंगे, बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, वॉइस ऑफ अमेरिका, डॉयचे वेले, मॉस्को रेडियो, रेडियो पेजिंग, रेडियो ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विदेशी प्रसारण और एमेच्योर रेडियो क्लबों, स्वतंत्र समूह द्वारा संचालित रेडियो का जाल बिछा हुआ है। यहाँ तक जो है हमारी आज ये बात हो गई है। इसके साथ ही जो है ये इधर गतिविधि देखिए आप, क्या है, अपने ट्रांजिस्टर पर आकाशवाणी के स्थानीय केंद्र के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को सुनिए, विशेषकर 8 बजे सुबह और रात्रि 8:45 हिंदी में प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन सुनिए। इसके साथ ही 7:30 बजे बीबीसी हिंदी सेवा से प्रसारित होने वाली समाचार भी सुनिए। आकाशवाणी और बीबीसी के समाचार बुलेटिन की तुलना करते हुए 300 शब्दों का एक आलेख तैयार कीजिए और कक्षा में शिक्षक के सहयोग से इस पर चर्चा कीजिए। तो चर्चा भी करेंगे और आलेख के बारे में भी आपको बताएंगे, उसके बाद ही हम इसके बारे में आगे बात कर पाएंगे। आज यहीं तक, कल हम टेलीविज़न के बारे में पढ़ेंगे। आप हो सके तो टेलीविज़न के बारे में थोड़ा सा अध्ययन इसमें से आप कर लेना, अच्छा रहेगा। और ध्यान रखिए, साथ साथ जो है अपना काम करते रहिए। और जो नए विद्यार्थी हैं, जिन विद्यार्थियों के पास पुराना काम नहीं है, पुराना जो मैंने आपको लेक्चर भेजे हैं या जो भी कुछ मैंने आपके पास पीडीएफ भेजी है या कुछ वीडियोस भेजे हैं, वो यदि नए विद्यार्थियों के पास नहीं है तो नए विद्यार्थी मेरे नंबर पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं। मैं उनके पास पुनः दोबारा से जो है कार्य जो है भेज दूंगा। परंतु सभी विद्यार्थियों से पुनः निवेदन है, सभी विद्यार्थियों को पुनः सुझाव है और आदेश भी है कि आप अपना कार्य साथ साथ करते रहिए, ताकि बाद में जब विद्यालय खुलें तो आपको दिक्कत ना आए और आप एक पग पीछे मिलने की बजाय आगे मिलें। ये आप ज़रूर करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ।